वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IBA 5 to 15 ग्रेड जो मेट्रिक कैटेगरीज की टेस्ट है उसकी मैथ का जो पोर्शन है उसके हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। उस मैथ में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी लेकिन उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं रेशो और प्रोपोर्शन के, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि रेशो प्रोपोर्शन के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो हम किस तरीके से हल करेंगे। देखिए मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि रेशो क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे प्रोपोर्शन पे। तो रेशो क्या होता है? कंपैरिजन विद अ टू थिंग, दो चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन करें, तुलना करें, उसे हम रेशो बोलते हैं। मिसाल के तौर पे दो लड़के हैं, एक के पास 5,000 हैं, दूसरे के पास 10,000 हैं। वो आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि किसके पास ज़्यादा पैसे, यानी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें कि मेरे पास ज़्यादा है, वो बोल रहा है मेरे पास ज़्यादा है, इसे हम रेशो बोलते हैं। ठीक है। और एक बात कि रेशो में हम क्या करते हैं, देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 4:20। ठीक है, ये रेशो है मिसाल के तौर पे। अब क्वेश्चन आ जाए इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखो। देखें बेसिक से चल रहे हैं, लोवेस्ट फॉर्म में लिखो। अब लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है? इन दोनों को हम टेबल लगाएंगे, यानी देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20 है, तो मैं अगर इस दोनों को टेबल लगाऊंगा तो 2 का टेबल भी लग रहा है दोनों को और 4 का भी लग रहा है, तो जो बड़ा सा टेबल हो वही लगा दे। तो यहाँ देखिए 4 टाइम 1 इज़ 4 और 4 टाइम 5 इज़ 20। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया 1, क्योंकि एक दफ़ा टेबल लगा और यहाँ पे इसको 5 दफ़ा लगा, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म। यानी रेशो के लोवेस्ट फॉर्म जब भी बोले तो हम उसको टेबल लगाते जाते हैं, वहाँ हम रोक देंगे जहाँ पे टेबल नहीं लगे। देखिए 1 और 5 को तो टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमने इसको रोक दिया, तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और देखें, मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पे लिखे हूँ मैं 1:5 और बोलूँ ये इक्वल है 4:20 की, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए इक्वल का मतलब होता है दोनों चीज़ें बराबर हों, तो हम इसे बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन देखने में तो नहीं है। यहाँ पे 4 और 20 है, वहाँ पे 1 और 5 है, लेकिन इक्वल है क्योंकि देखिए ये लोवेस्ट फॉर्म है। अगर इसको भी हम लोवेस्ट फॉर्म बनाएंगे 4 और 20 को, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म भी 1 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। तो जब भी रेशो देखें तो दोनों में देखें कि अगर उन दोनों को हम टेबल लगाएं तो दोनों एक जैसे बन जाएं, तो ये रेशो सेम होता है। ये बात प्रोपोर्शन में भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम रेशो पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये बात समझ लें। तो लोवेस्ट फॉर्म में यानी जहाँ तक टेबल लगे वहाँ तक हम लगाएंगे। और रेशो में एक और बात होती है, वो कौन सी? कि रेशो में काइंड सेम होनी चाहिए, यानी चीज़ें सेम हो। ये बात गौर से समझिए। देखिए छोटी बातें जब वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो वो आपको तब समझ में आएंगे जब ये चीज़ें आपके जहन में होंगी। तो रेशो किसी का तब लिया जाता है जब दोनों की काइंड सेम हो, चीज़ें सेम हो। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास 20 रुपये हैं, ठीक है, और एक बंदे के पास 15 रुपये हैं, तो हम इसका रेशो ले सकते हैं क्योंकि ये भी पैसे थे, रुपीस थे, और ये भी रुपीस थे, दोनों चीज़ें तो एक जैसी थी, तो हम इसको टेबल लगा के इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं एक कहूँ, एक लड़के के पास 1 किलो चीनी है और दूसरे लड़के के पास 1 किलो दूध है। अब इन दोनों के बीच में रेशो फाइंड करें, तो ये रेशो नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें अलग अलग हैं, चीनी अलग है, दूध अलग है। या तो दोनों के पास दूध हो या दोनों के पास चीनी हो, तो फिर रेशो हो सकता है।
यहाँ पे रेशो नहीं होगा। तो ये बात ज़हन में रख लें, रेशो के लिए चीज़ें सेम होना ज़रूरी है। अब उसका एक दो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। अब देखें अगर इस टाइप कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इनकी काइंड सेम नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और वो मीटर है। वो मीटर था और ये सेंटीमीटर, दोनों चीज़ें तो अलग हैं। या तो दोनों मीटर होने चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर हो, फिर रेशो होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखूँ 250 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 1 मीटर। 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो होते हैं 100। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर अगर मैं लिखूँ तो बात एक ही है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बात एक ही होती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखें दोनों की काइंड सेम हो गई। ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब इनका हम रेशो ले सकते हैं। देखिए अब इनको हम टेबल लगाएंगे। देखिए 50 का टेबल लगाएं 2 दफ़ा, 50 का इसको 5 दफ़ा लगेगा, तो 5:2 हो गया। बात आ रही समझ में? यानी काइंड सेम होना ज़रूरी है। अगर वो सेम नहीं हो तो हम खुद उसको सेम करेंगे, ठीक है, उसके बाद रेशो निकलता है। और एक देखें एग्जांपल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 15 days 2 weeks एंड 1 month, ठीक है। अब इन तीनों का रेशो निकालें। अब ये तीनों काइंड सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डेज हैं, वो वीक्स हैं और ये मंथ है। यानी ये दिन हैं, वो हफ्ते हैं, वो महीने हैं। तो एक जैसे तो नहीं है। अब यहाँ तो सबको महीने बनाओ या सबको हफ्ते बनाओ या सबको दिन बनाओ, तो दिन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15 days ये तो हमने लिखा। 2 weeks, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 हफ्ते में कितने होंगे? 14 हो गए। और यहाँ पे 1 month, एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 30। अब ये तीनों दिन हो गए। अब इनका हम रेशो निकाल सकते हैं। अगर इनको टेबल लग रहा है तीनों को तो लगाएंगे, नहीं तो बस यही आंसर होगा। तो ये चीज़ें भी जहन में रखें, ठीक है। अब इसमें एक और छोटी बात है, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि रेशो को मिसाल 2:3 इसको हम फ्रिक्शन में लिख सकते हैं। किस तरीके से? 2/3, यानी इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। इसको हम इस तरीके से लिखा होगा तो हम बोलेंगे ये फ्रिक्शन में लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से लिखा होगा तो हम बोलेंगे ये रेशो में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे ऐसा 2/3 हो, बोले ये फ्रिक्शन है, इसको रेशो में चेंज करें तो इस तरीके से करेंगे, यानी 2 और ये 3 और रेशो दे देंगे। अगर रेशो में हो और बोले फ्रिक्शन में चेंज करो तो 2 ऊपर 3 वाला नीचे लिखेंगे, फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये भी बात याद हो। और एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं कि मिसाल में लिखूं यहाँ पे 2:5, इस फर्स्ट वाले का नाम होता है, इसका भी नाम होता है। इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। फर्स्ट वाले को कोई भी नंबर हो, 2 हो 5 हो, जो रेशो में फर्स्ट नंबर होता है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और सेकंड वाले को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये नाम भी आप याद कर लें, क्योंकि पूछ सकते हैं फर्स्ट वाला सेकंड वाला, क्योंकि वहाँ पे बेसिक मैथ आएगी। तो ये रेशो की कुछ बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद हम इसका ही, इनमें से ही एक रेशो का सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे रेशो का देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको। अरशद अर्न Rs 20,000 पर मंथ, यानी अरशद जो है एक महीने में 20,000 कमा रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करें ऑफ हिज मंथली इनकम, जो इसकी मंथली इनकम है उसका रेशो फाइंड करें। चलो वो तो लिखें, वो तो इसकी 20,000 है। अब किससे फाइंड करें वो देखें, आगे पढ़ें।
मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर इफ ही सेव 5,000 पर मंथ। अब एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो खर्चा होता है, यानी महीने का जो उसका खर्चा है उसका और इसकी मंथली जो इनकम है उसका रेशो फाइंड करें। अब वो खर्चा तो इसमें दिया ही नहीं हुआ कि खर्चा कितना हो रहा है इसका। हाँ, इन्होंने ये बताया है कि ये जो अपनी मंथली इनकम है इसकी, उसमें से ये 5,000 सेव करता है हर महीने। तो 20,000 में से 5,000 सेव करता है तो इसके पास कितने बचेंगे? जाहिर सी बात है 15,000 जो बचेंगे वो उसका खर्चा होगा। ठीक है ना? तो खर्चा दिया नहीं हुआ, तो इस बात से हम समझ जाएंगे जब ये 5,000 जमा करता है, सेव करता है अपने, तो जाहिर सी बात है इसके जो 15,000 है वो ख़त्म होते हैं, तो उसका हम रेशो निकालेंगे खर्चे का। तो ये 15,000, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? रेशो। ठीक है? बाद से लोग ये लिख जाते हैं 5,000 क्योंकि ये सेव करना है। उसने बोला है एक्सपेंडिचर, इनकम, मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशो निकालें। तो अब ये रेशो निकालने में अच्छा इतने बड़े नंबर आ जाए तो हम टेबल कैसे लगाएं इसको लोवेस्ट करने में? तो इसकी मैं छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 ज़ीरो है, काट दें। यहाँ पे भी 3 ज़ीरो ख़त्म हो गए, यानी 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म करें तो यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3, वो ख़त्म हो गए। बाकी यहाँ पे बचे 20 और वहाँ पे बचे 15। ठीक है? अब तो हम टेबल लगा सकते हैं। चलो इसको 5 का टेबल लगाए, इसको 4 दफ़ा लगेगा, इसको 3 दफ़ा लगेगा 5 का टेबल। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है? ये इसकी मंथली इनकम थी, उसमें से 3 हिस्से ये खर्चा करता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ रेशो की बातें थी, उम्मीद है समझ में आई होंगी। इसके बाद में और भी वीडियोस बनाता जाऊँगा। तो चलते हैं अब प्रोपोर्शन पे, वो देखें किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आ गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशो तो मैंने बताया था कंपैरिजन विद द टू थिंग, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। प्रोपोर्शन होता है कंपैरिजन विद द टू रेशो, यानी दो रेशो के बीच में जो कंपैरिजन हो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है? किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ 3:4 और यहाँ पे लिखूँ 6:8। ठीक है? अब मैं बोलूँ कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। प्रोपोर्शन को जानने के लिए भी दो बातें हैं, वो जहन में रख लें। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि दोनों को लोवेस्ट फॉर्म में, यानी दोनों को टेबल लगाए। भाई यहाँ पे दोनों को तो टेबल नहीं लग रहा, कोई एक जैसा टेबल हो। मिसाल इस पे 2 का लग रहा है तो यहाँ पे नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है दोनों को। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे बचेगा 3:4 और यहाँ पे 2 का टेबल इसको लगेगा 3 दफ़ा और 2 का टेबल इसको लगेगा 4 दफ़ा। तो ये दोनों एक जैसे बन गए। तो वो प्रोपोर्शन होता है जिसको दोनों को हम टेबल लगाएं तो वो वहाँ पे इस जगह पे आकर रुक जाए कि दोनों एक जैसे बन जाए, तो ये प्रोपोर्शन होता है। अगर यहाँ पे मैं टेबल लगाता और इस जैसा नहीं आता तो ये प्रोपोर्शन नहीं होता। ठीक है? तो ये एक प्रोपोर्शन को जानने का तरीका ये होता है। और दूसरा क्या होता है जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम हल करेंगे, वो ये होता है 3:4 6:8। मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखें, ये जो अंदर वाले 2 नंबर होते हैं ना, दोनों, इसे हम बोलते हैं मीन, मीन्स, यानी ये मीन है। ठीक है? और बाहर वाले जो दो नंबर होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। अंदर वाले जो 2 नंबर हैं वो मीन होते हैं और बाहर वाले जो 2 नंबर हैं उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। बात आई समझ में? ये भी दोनों नाम याद हों, पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है? अब दूसरा तरीका कौन सा मैंने बोला जानने का? मीन जो हैं दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम जो हैं दोनों वो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो ये भी प्रोपोर्शन होता है। एक तो तरीका ये था, दोनों को टेबल लगाओ, दोनों एक जैसे होंगे, प्रोपोर्शन हो जाएगा। एक तरीका ये कि मीन आपस में मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर अगर सेम आ गए तो वो भी हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 6 इज 24 आ गया, और एक्सट्रीम को 8 टाइम 3 इज यहाँ पे भी 24, तो दोनों देखें सेम आ गए। तो इस तरीके से मालूम करें कि प्रोपोर्शन है या नहीं, तब भी हो सकता है, या दोनों को टेबल लगाते जाए दोनों सेम हो जाए, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन ये दो बातें ज़रूर याद करें कि ये दोनों मीन होते हैं और बाहर वाले दोनों एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन के बीच में इक्वल भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अगर 4 डॉट हों वो भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 3:4 और 3:4, तो यहाँ पे अगर मैं 4 डॉट दे दूँ तब भी बात एक ही होती है, ये भी प्रोपोर्शन की साइन है। तो चलिए अब इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, इस बात को गौर से समझिएगा आप। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रोपोर्शन इज, इस बात को समझिए। यहाँ पे देखिए 3, 6, 8, तो बोल रहा है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो ये प्रोपोर्शन बन जाए। अभी ऐसा ऊपर करा है, देखिए 3, 4 था यहाँ पे, 6 और 8 था यहाँ पे, ऊपर देखिए किया था हमने 3, 4, 6, 8, तो हमें तो ये पता है कि यहाँ पे तो 4 आएगा, लेकिन मालूम किस तरीके से हम करेंगे इसको, वो देखिए यहाँ पे कि इसको हम मालूम किस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम की मदद लेंगे। देखिए, दोनों मीन अंदर वाले होते हैं ना दोनों नंबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम 3 इज 24 हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना था, x, तो x यहाँ पे लिखा और ये 6 मल्टीप्लाई था इसके साथ, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, देखिए डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा x, अब 6 का टेबल लगाया, इसको 1 दफ़ा लगेगा और इसको 4 दफ़ा लगेगा, तो देखिए 4 आ गया, वही 4 आ गया, देखिए यहाँ पे 4 था। तो इस तरीके से इसका कोई भी, यहाँ पे तो अभी 4 मिल गया, कोई भी नंबर पे आप खुद ही x रखें। मिसाल 3 रेशो ये 4 हो गया, यहाँ मैं 6 की जगह पे x दे देता हूँ, या 8 की जगह पे x दे दें। अभी यहाँ पे क्या आएगा तो 6 मालूम इस तरीके से होगा जैसे ये किया था, मीन आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम आपस में, 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 8 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, या x 24 और 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x 4 टाइम 8 इज 4 टाइम 6 इज 24, तो देखिए 6 आ गया, यहाँ पे देखिए 6 था। बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस पे x की जगह पे कौन सा नंबर हम फाइंड करें जो ये प्रोपोर्शन बन जाए, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम हैं वो हम सीखते हैं, लेकिन उसमें एक और बात भी है प्रोपोर्शन में, वो भी मैं आपको समझाऊं। अब प्रोपोर्शन में 2 बातें होती हैं, ये बात गौर से समझिएगा। ये चीज़ है जिस पे वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट गलती करते हैं, ये दोनों चीज़ें गौर से समझिएगा। प्रोपोर्शन में 2 किस्म की प्रोपोर्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। एक क्या होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनवर्स। अभी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे बोलेंगे हम कि या तो 2 चीज़ें बढ़ें या 2 ही चीज़ें कम हों, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी क्या 2 चीज़ें बढ़ें 2 चीज़ें कम हों, देखें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मिसाल हम एक यहाँ पे देखिए एक पेंसिल ले रहे हैं, 1 पेंसिल ली, वो हमें मिल रही है 20 रुपये में। कितने में? 20 रुपये में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे 2 पेंसिल चाहिए, तो जाहिर सी बात है पैसे भी बढ़ेंगे, 40 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि एक 20 की थी तो 2 लेऊँगा तो 40 हो जाएंगी।
मेरे को एक और चाहिए, 3 मुझे चाहिए, तो पैसे बढ़ जाएंगे, 60 रुपये हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? देखिए, अगर पेंसिल का तादाद बढ़ा रहे हैं तो पैसों का तादाद भी बढ़ रहा है। यानी ये दोनों चीज़ें अगर ये बढ़ा रहे हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं। बात आई समझ में? अच्छा, कम करूं, मिसाल मैंने 3 ले ली थी पेंसिल 60 रुपये की, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 3 नहीं 2 चाहिए, 2 चाहिए तो पैसे भी 40 रुपये हो गए। फिर मैं बोलूँ मुझे 2 नहीं मुझे 1 चाहिए पेंसिल, पैसे भी 20 रुपये हो जाएंगे। कि अगर कम करते जाओगे तो पैसे भी कम होते जाएंगे, यहाँ से पेंसिल भी कम होती जाएंगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 चीज़ें बढ़े या 2 ही चीज़ें कम हों तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये वर्ड प्रॉब्लम में ये बातें आएंगी, वहाँ पे हमें ये नहीं बताएगा कि डायरेक्ट इनवर्स, वो हमें खुद जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो। अब ये कैसे? मिसाल के तौर पे मैं सक्खर जा रहा हूँ बाइक पे, ठीक है, 30 की स्पीड पे जा रहा हूँ, 30 की स्पीड पे जा रहा हूँ, तो मुझे मिसाल के तौर पे 1 घंटा लग गया, 1 आवर्स। अगर मैं 30 की स्पीड से सक्खर जा रहा हूँ तो मुझे कितने 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा। अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा मैं तेज़ जाता हूँ, 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है 1 घंटा तो नहीं लगेगा, मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 30 की स्पीड थी और यहाँ पे 60 की, तो मैं 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बात आ रही है? अगर मिसाल के तौर पे मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ सक्खर, तो जाहिर सी बात है 15 मिनट में, 18 मिनट में, 15 मिनट में या 18 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बात आई समझ में? तो यहाँ से पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है। देखिए, 30 से मैंने 60 किया तो घंटे से 30 मिनट हो गए, फिर 60 से मैंने 100 की स्पीड पकड़ी तो ये 15 मिनट हो गए। बात आ रही है समझ में? अगर स्पीड कम करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आप वर्ड प्रॉब्लम में ये जान सकें कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने का तरीका अलग है और इन्वर्स में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, उसका हल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल थे। अब चलिए हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं इसके प्रोपोर्शन के, और वहाँ पे आप खुद बताएंगे कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम पहला इसका देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए, इफ़ अ दर्जन एग्स, 1 दर्जन एग 60 रुपये का मिल रहा है। कितने का? 60 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। तो अगर हम 32 एग्स लें, अंडे लें, तो वो कितने के होंगे? थोड़ा बात को गौर से समझिए। इसने बोला कि अगर हम 1 दर्जन, अब 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही समझ लें कि जो 12 अंडे हैं वो हमें 60 रुपये के मिल रहे हैं। अगर हम 32 अंडे लें तो फिर कितने के होंगे? फिर कितने के होंगे? अब पहले तो इसको प्रोपोर्शन मिलाएं कि देखिए 12 अंडे थे, ठीक है, कितने के मिल रहे हैं? 60 रुपये के। 12 अंडे 60 रुपये के मिल रहे हैं, सही है। इक्वल अगर 32 अंडे हों तो वो कितने के मिलेंगे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब मैंने बताया था मीन और एक्सट्रीम में हम x मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है, ये चीज़ बताएं कि देखिए 12 अंडे हैं तो 60 रुपये कीमत है। अगर 32 अंडे लेंगे तो 60 से पैसे भी बढ़ेंगे। तो देखिए 12 अंडे थे तो पैसे 60 रुपये, अंडे बढ़ गए तो जाहिर सी बात है पैसे भी बढ़ेंगे, तो ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट को हल करने का तरीका कौन सा होता है? वही जो मीन
और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करके और ये एक सम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखिए, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12x हो गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें यानी 60 मल्टीप्लाई 32। अब हमें मालूम x करना है तो यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 32 और यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ पे आ जाएंगे डिवाइड में आ गए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल, अच्छा 12 का टेबल इसको एक दफ़ा इसको 5 दफ़ा 60 को, तो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 32, ये तो नीचे ख़त्म हो गए। अब 32 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम 2 इज़ 10, 1 ये आ जाएगा 15 और ये 16 हो गया 160, यानी x इक्वल टू 160, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात? यानी इससे हमें पता चला कि अगर 12 अंडे 60 रुपए के हैं तो 32 अंडे जो हैं वो हमें मिलेंगे 160 के। इस तरीके की आप खुद प्रॉब्लम बना के और रख सकते हैं कि चलो अभी 2 दर्जन एग इतने में मिल रहे हैं तो बताएं कि 50 अंडे कितने में मिलेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम था। चलिए इसके दूसरे वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो इन्वर्स होगा वो भी देखें। अब ये देखें यहाँ पे, अली सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। अली जो है 60 मार्क्स ले रहा है 100 मार्क्स में से, यानी अली ने पेपर दिया, 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें उसने 60 मार्क्स ली। ठीक है, 60 मार्क्स ली कितने में से, 100 में से। ठीक है, अब आगे चलिए, What shall be his score? इसका स्कोर क्या होगा इफ द पेपर वर ऑफ 75 मार्क्स। अब देखिए 100 में 100 का पेपर था तो उसके हिसाब से इसकी 60 मार्क्स आई हैं। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि 75 का पेपर हो, टोटल मार्क्स ही उसमें 75 हो, तो उसमें से इसकी मार्क्स कितनी आएंगी, यानी 60%। देखिए 100 में से इसने 60 उठाई तो 60% मार्क्स उठाई ना। तो अब ये बोल रहा है 75 में इसकी 60% के हिसाब से कितनी मार्क्स होंगी। जाहिर सी बात है ये पेपर 100 का था तब इसकी 60 थी, अब पेपर ही टोटल 75 का हो गया है तो इसकी 60 तो नहीं आएंगी, इससे जाहिर सी बात है कम होंगी, लेकिन परसेंटेज तो वही होगी, 60 ही होंगी। लेकिन ये पेपर जब फुल्ली कम का हो गया तो 60% के हिसाब से 60 मार्क्स नहीं कम आएंगी। ठीक है, अब इसमें से भी हमें एक्स मालूम करना है, ये प्रोपोर्शन पे हम देखें लेकर जा रहे हैं और इस तरीके से हम इसको वर्ड प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। तो पहले ये जाने कि डायरेक्ट इनवर्स है। अब देखिए 100 का पेपर था तो हमने 60 मार्क्स उठाई, 75 का पेपर होगा 75 का तो इसकी 60 तो नहीं आएंगी, तो कम आएंगी ना। तो देखिए 100 का था तो इसकी 60 आई, 75 का होगा तो कम आएंगी। जब 100 से टोटल मार्क्स कम हो गई तो ये भी कम हो गया, अगर ये बढ़ गया तो वो भी बढ़ गए, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट का तरीका तो उस तरीके से मैंने समझाया था, मीन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम आपस में, तो ये मार्क्स हमें निकाल के देगा कि 75 का अगर पेपर होगा तो इसकी कितनी मार्क्स आएंगी। देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई 75, ये दोनों आपस में मीन और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो गए। अब x 100 इसके साथ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला आएगा, देखिए आ गया डिवाइड में। अब क्या करेंगे, देखिए टेबल लगाएं। अब टेबल लगाने से मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 0 1 1 यहाँ से एक 0 काट दें, यहाँ से भी काट दें तो कट सकता है। देखिए बाकी बचेंगे 6 75 और नीचे 10 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर टेबल लगाएं 5 का, 2 का भी लगाएं तो लग सकता है। देखिए 2 का इसको लगेगा 5 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा, तो ये x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 5 बचे। अब 5 का टेबल लगाएं, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5, 7 थे 2 यहाँ गए 25 बन गए, 5 टाइम 5 इज़ 25, तो यहाँ नीचे तो 1 आ गया, यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाई 15।
अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। बात आई समझ में? यानी 100 का पेपर था तो उसकी जो 60 मार्क्स आई थी 60%, अगर 75 का पेपर होगा तो उसमें से 60% जो मार्क्स आएंगी वो 45 आएंगी। ये भी 60% ही है, लेकिन टोटल पेपर 75 का, इसलिए ये मार्क्स कम हो गई। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसका एक और इन्वर्स प्रोपोर्शन का करते हैं, वो देखें। अब यहाँ पे देखें, इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 डे, इसको गौर से समझिएगा। 80 मजदूर वर्कर हैं, ठीक है, वो एक काम को कंप्लीट करते हैं 6 दिन में। 6 दिन में 80 वर्कर्स हैं, प्रोपोर्शन में ही लाएंगे सब। ये जो रेशो प्रोपोर्शन के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इसको हम प्रोपोर्शन पे ही हल करते हैं। 80 वर्कर्स थे, 6 दिन में ख़त्म हो गए, ये वर्कर्स और ये डेज, ठीक है। अब वहाँ भी ऐसे ही लिखना है, देखें, वर्कर्स डेज, ही चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अब आगे पढ़िए, ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, दिन मालूम करें। तो डेज की जगह पे हमने एक्स लगा दिया। अच्छा, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर्स, अगर 10 वर्कर हों। अब देखिए इसका पूरा, ये देखिए समझिए, इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 डे, 80 मजदूर हैं, वो एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब ये बोल फाइंड द नंबर ऑफ डेज, दिन कितने लगेंगे, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर्स, अगर उस 80 की जगह पे हम 10 मजदूर लेकर आए, 10 लेकर आए, तो फिर कितने दिन लगेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए 80 वर्कर थे, 80 वर्कर्स थे, तो 6 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा थे तो वो काम भी ज़्यादा करेंगे ना, बहुत सारे होंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा 6 दिन में। अब ये बोल रहा है 80 की जगह पे 10 वर्कर्स आ जाएं तो फिर कितने दिन लगेंगे। जाहिर सी बात है दिन तो ज़्यादा लगेंगे ना, क्योंकि जहाँ पे 80 मजदूर काम कर रहे थे तो 10 तो उतना काम नहीं कर सकेंगे, तो वो तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये देखिए एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। यहाँ पे देखिए 80 वर्कर्स थे तो 6 दिन में पूरा किया, 10 वर्कर्स होंगे तो 6 दिन में तो नहीं करेंगे, दिन तो ज़्यादा लगाएंगे। तो देखें वर्कर्स कम हुए तो दिन बढ़ गए, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हल करते हैं ये बात देखें। इसको हम इस तरीके से हल करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो मीन है ना, मीन, ये मीन, इस मीन को हम रखेंगे एक्सट्रीम की जगह पे, क्योंकि ये एक्सट्रीम होता है, बाहर वाले एक्सट्रीम होते हैं, अंदर वाले ये मीन होते हैं। इस मीन को उठाया एक्सट्रीम की जगह पे रखेंगे और इस एक्सट्रीम को उस मीन की जगह पे रखेंगे। ये चेंजिंग करनी होगी जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम इन्वर्स आ जाए, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ जाए। अब देखें 10 हमने 80 की जगह पे रखे, ये 6 रखा, और 80 हमने 10 की जगह पे रखे। हो गया, हो गया। अब इसको हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन हल करते, बस ये चेंजिंग। अच्छा, ये भी देखें मीन है, इसे हम इसकी जगह पे रखें और एक्स को यहाँ आकर रखें, फिर भी ओके। यानी एक चीज़ को चेंज करना है, एक कोई सी भी मीन उठाएं दोनों में से। मिसाल इसको उठाया, इक्वल की इस तरफ एक्सट्रीम की जगह पे रख दिया, और इस एक्सट्रीम को वहाँ जो मीन उठाई थी वहाँ रख दिया, या इसको उठाएं उधर रख दें, इसको इधर रख दें, वो भी बात एक ही, लेकिन बस इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, ये भी सही है, ठीक है। अब इसको हल करें, देखिए एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन आपस में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 80 हो गया, हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखें x लिखा और ये 10 मल्टीप्लाई में थे, तो वहाँ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, देखिए आ गए डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे x 0, यहाँ पे भी 0, ख़त्म। या 10 का टेबल लगाएं तो फिर भी 80 को 8 दफ़ा ही लगेगा, नीचे वाला 1 ख़त्म हो गया। x = 6 × 8 हो गया,
तो x इक्वल टू 8 टाइम्स 6 इज 48। 48 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। देखिए यहाँ पे 80 वर्कर्स थे, 80 वर्कर्स थे, तो 6 दिन में कंप्लीट हो रहा था। जाहिर सी बात है अब 10 वर्कर्स हैं, 70 वर्कर्स नहीं आए, तो उसमें हमें 48 दिन लगेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रोपोर्शन की मैंने समझाई। इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद, प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।